हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामाजिक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का भाग राजनीति विज्ञान सिविक्स का चैप्टर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये नागरिक शास्त्र का अंतिम पाठ है। इसके बाद नागरिक शास्त्र खत्म हो जाएगा कक्षा 10 का। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौतियां। समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक रूप है। समकालीन विश्व में इस समय संसार में जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा शासन है, सबसे अच्छा शासन है। लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जिन चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। ये चुनौतियाँ ऐसी नहीं है जिनको समाप्त न किया जा सके, लेकिन एक चैलेंज है। तो जब चुनौती होती है तो उसी में उसका समाधान भी रहता है। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है सांप्रदायिकता। पहला चुनौती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के लोग आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं या अपने संप्रदाय को ऊंचा समझते हैं। इस बात को लेकर उनमें आपस में अक्सर टकराव होता रहता है। तो सांप्रदायिकता धर्मांधता को जन्म देती है। सांप्रदायिकता जो है वो धर्मांधता को जन्म देती है। धर्मांध जो लोग धर्म में अंधे होते हैं वो अपने धर्म को ही अच्छा समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, तो इन दोनों में आपस में देखते हैं किसी न किसी बात को लेकर टकराव उत्पन्न होता है, जिससे समाज में अनेक प्रकार के दंगे होते हैं। तो सांप्रदायिकता धर्मांधता को जन्म देती है, जिससे समाज में अनेक प्रकार के दंगे होते हैं। दूसरा है जातिवाद। जातिवाद, भारत में अनेक प्रकार की जातियां हैं जो एक जाति दूसरे जाति से अपने को श्रेष्ठ समझती है। और जो राजनीतिक दल हैं वो जातियों का आधार पर भी राजनीति करते हैं, क्योंकि किस जाति का वोट ज़्यादा है तो उसको उसी जाति के प्रत्याशी को हम अपना उम्मीदवार बनाएं। तो जो जातिवाद है ये भी लोकतंत्र सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा निरक्षरता। निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौती है कि जो व्यक्ति निरक्षर होता है वो सही उम्मीदवार को नहीं चुन पाता है या अपने मतों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए निरक्षरता भी सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के आधार पर भी राजनीति होती है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र से आता है, ये व्यक्ति इस क्षेत्र से आता है, तो बाहरी क्षेत्र का हमारे यहाँ आकर चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट न किया जाए। तो इसमें सही उम्मीदवार का चुनाव नहीं हो पाता है। निर्धनता भी सबसे बड़ी चुनौती है कि देश में हमें निर्धन व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। तो निर्धन व्यक्ति जो होता है वो लालच में आकर अपने मतों का सही प्रयोग नहीं कर पाता है और पूंजीवादियों के नीचे दब जाता है। और लैंगिक असमानता मतलब स्त्री पुरुषों के बीच समानता का न होना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। आर्थिक असमानता, और देश में देखते हैं कि आर्थिक असमानता ज़्यादा है। कुछ जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही हैं, और बाकी लोग जो हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसलिए आर्थिक असमानता भी बहुत बड़ी लोकतंत्र सामने चुनौती है। उसके बाद भाषा के आधार पर भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति करते हैं, तो भाषावाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक दशाएँ। अगर भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक कौन कौन सी दशाएँ हैं जिनमें यदि सुधार किया जाए तो भारतीय लोकतंत्र सफल हो सकता है। पहला है शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि। हमने देखा कि शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि करके, यानी जितने अधिक से अधिक व्यक्ति शिक्षित होंगे और साक्षर होंगे तो वो अपने मत का सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, अपने उम्मीदवारों का सही चुनाव कर सकते हैं।
उनके गुण और अवगुण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा और साक्षरता में सुधार करके हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थापना। सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थापना। मैंने बताया कि आर्थिक समानता जो अभी बताया हमने कि हमारे आर्थिक असमानता ज़्यादा है। कुछ व्यक्तियों के हाथों में जो भी संसाधन है कुछ पूंजीपतियों के हाथों में ही है और बाकी ज़्यादा लोग निर्धन हैं। तो इस आर्थिक असमानता के अंतर को मिटाकर हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। और सामाजिक असमानता मतलब जो हमारे यहाँ जो छुआछूत की भावना है कि ये उन छुआछूत भावनाओं को हटाकर स्त्री पुरुषों में समानता लाकर हम सामाजिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। तीसरा, जातिवाद और संप्रदाय की समाप्ति। जातिवाद और संप्रदायवाद, सरकार को जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए बहुत तीव्र से काम करना पड़ेगा कि जब तक लोग जातियों और संप्रदायों में बटे होंगे तब तक हम स्वस्थ लोकतंत्र का चुनाव नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ जनमत का निर्माण में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि वे जातिवाद या क्षेत्रवाद या भाषावाद पर न जाकर एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति का चुनाव करें ताकि स्वस्थ जनमत का निर्माण हो सके। अगला, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में धन तथा पदों का वितरण इस प्रकार किया जाए जिससे योग्य, कुशल तथा क्षमतावान व्यक्ति उससे वंचित न हो। सामाजिक न्याय हम तब कहेंगे क्योंकि समाज में धन और पदों का इस प्रकार वितरण किया जाए कि उसमें योग्य और कुशल, जो व्यक्ति योग्य है, कुशल है या क्षमतावान है, वह उससे वंचित न हो जाए। सामाजिक न्याय में सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। सभी लोगों को जब विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे तब सही मायने में वो सामाजिक न्याय होगा। भारत में आर्थिक असमानता के कौन से कारण उत्तरदायी हैं? भारत में आर्थिक असमानता के उत्तरदायी कारण कौन है? पहला, औद्योगिक विकास की धीमी गति। स्वतंत्रता के बाद हमारे औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन जिस गति से औद्योगिक विकास होना चाहिए उस गति से औद्योगिक विकास नहीं हुआ। जनसंख्या तो बढ़ती गई लेकिन उस जनसंख्या के अनुपात में उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो पाई, जिससे औद्योगिक विकास की गति धीमी हो गई, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ा। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में जिस गति से तेजी से वृद्धि हो रही है उस गति से समाज में उद्योग धंधों का या रोजगार का पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है। धन का असमान वितरण, धन का भी असमान वितरण है। तो बताया कि धन जो है कुछ व्यक्तियों के हाथों में है और ज़्यादातर लोग क्या है, गरीब हैं, जिनके सामने अपने रोजी रोटी का भी संकट उत्पन्न हो रहा है, क्या है, किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था, जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया तो इसमें भी आर्थिक असमानता का ये भी एक कारण है। तो आज हम लोग का चैप्टर 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।